देखिए बच्चों, हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ रहे थे। वर्ब्स में मॉडल्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू करेंगे। ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है? तो देखिए, वर्ब्स के कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का असर नहीं पड़ता है। ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इसका असर वर्ब पर जनरली नहीं पड़ता है। तो जिस फॉर्म पर असर नहीं पड़ता है उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। ठीक है। इसका डेफिनेशन अपने आप में कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग कभी कभी लगता है। ठीक है। तो हम इस पर डेफिनेशन पे नहीं जाके हम जाना चाहेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं। तो तीन तरह की चीजें हैं जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसमें से पहला है, गौर से समझिएगा, इन्फिनिटिव। दूसरा है जेरंड। अरे यार, एक मिनट। दूसरा है जेरंड और तीसरा है पार्टिसिपल्स। ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटिव्स को पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ब का मूल जो सबसे ओरिजिनल फॉर्म होता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। बोले सर, ओरिजिनल फॉर्म तो V1 होता है। नहीं सर, V1 नहीं होता है, 2+V1 होता है। इसको आप उदाहरण से समझेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम आपसे कहें कि हिंदी में वर्ब्स के एग्जाम्पल बोलिए, तो आप बोलेंगे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, आना, जाना। ठीक है। आप गौर कीजिए कि आप जितने भी हिंदी में वर्ब्स बोलेंगे उन सब के अंत में ना लगा रहेगा। लेकिन जब हम हिंदी वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्यों के अंत में ना नहीं लगा रहता। इस ना को हटा करके हम लोग कुछ कुछ जोड़ते हैं, तब वाक्य बनता है। ता है जोड़ते हैं, रहा है जोड़ते हैं, चुका है जोड़ते हैं, ता रहा है जोड़ते हैं, ता था जोड़ते हैं। इस तरह से अलग अलग वाक्य बनते हैं। ठीक है। अलग अलग वाक्यों में इनका उपयोग होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं खा, ना हटा के लिखते हैं ता है। ठीक है। हाँ। खा, ता है। ठीक है। फिर खा लिखते हैं, ना हटा के लगा देते हैं रहा है। ठीक है। फिर खा लिखते हैं और ना हटा के लगा देते हैं चुका है ना। तो ये जो है, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का। उसी तरह जब हम इन सब का अंग्रेजी करेंगे तो खाना का अंग्रेजी ईट नहीं होना चाहिए, टू ईट होता है। पीना का टू ड्रिंक होता है। पढ़ना का टू रीड होता है। सोना का टू स्लीप होता है। आना का टू कम होता है। जाना का टू गो होता है। लेकिन जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तब इस टू को हटाते हैं और जरूरत के हिसाब से इसमें कभी एस, कभी ईएस, कभी आईएनजी, कभी ईडी, ठीक है, जोड़ते हैं, या कभी कभी कुछ नहीं भी जोड़ते हैं। जिस तरह से इनमें देख रहे हैं आप सहायक क्रिया के रूप में है, था, थे, थी, गा, गे, गी जोड़ते हैं, उसी तरह से इसमें सहायक क्रिया के रूप में अंग्रेजी में हम लोग इज, आर, एम, वॉज, वेयर जोड़ते हैं।
डू डज डिड जोड़ते हैं, विल शैल जोड़ते हैं जरूरत पड़ने पर। अब यही जो मेन फॉर्म है, यही जो फॉर्म है, यही कहला जाता है ओरिजिनल फॉर्म। यही है इंग्लिश में वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, जिसको इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। क्या आप समझ पाए कि इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? हाँ ना बोलिएगा बच्चों। वेरी गुड, इन्फिनेटिव इसी को कहते हैं। ठीक है, नेट अभी मेरा गड़बड़ ही चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा क्वालिटी वहां पे जा रहा होगा। क्वालिटी क्लियर है? जी जी। जो लाइव क्लास के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, वो बहुत कम छोटा साइज का वीडियो रहता है कि कम से कम इंटरनेट पे चल जाए। क्या आप लोगों का पीडीएफ वगैरह खुल रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स। हम बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे इस क्लास में कि जिधर भी आवाज जिनके घर में होने लगे या कोई बात करना हो, माइक एकदम म्यूट रखिएगा ताकि आपका नॉइज नहीं आए इधर पूरे क्लास में, है ना। यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स का यूज कैसे करते हैं। तो ये पहली बात आप ये जानिए कि इन्फिनेटिव नाउन के बराबर होता है। इन्फिनेटिव नाउन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस में नाउन जितना काम करेगा उतना काम इन्फिनेटिव करेगा। बोले नाउन क्या क्या काम करता है? तो नाउन मुख्य रूप से सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और कंप्लीमेंट का काम करता है। तो इस तरह से एक इन्फिनेटिव भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का काम, सॉरी कंप्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक हम लोग समझेंगे नहीं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग लेते हैं दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, तब हम इसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं? मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, या सीधे सीधे हेल्थफुल भी लिख सकते थे। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मिल्क। इसी तरह से एक वाक्य हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, अब जब हम इसका ये लिखें तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? टहलना का अंग्रेजी इस तरह में टू वॉक लिखा जाता है, आप सब जानते हैं, इज यूजफुल फॉर हेल्थ। जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया। हमने अभी यही कहा था कि एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है। एक इन्फिनेटिव का यूज किस तौर पे हम लोग करते हैं? सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं। ठीक है, और जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है तो कभी कभी इसके बराबर जेरंड भी हो जाता है। मतलब यहां पर हम चाहते तो यहां वॉकिंग भी लिख सकते थे, एक ही बात होती। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ या वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, दोनों सही होता है, दोनों इक्वली करेक्ट होता है।
ये 2+v1 को इन्फिनेटिव कहते हैं और ing वाले को जिरंड और पार्टिसिपल दोनों कहते हैं, लेकिन जब इस सब्जेक्ट के तौर पे काम करे, यानी जब ये नाउन के बराबर हो, तब इसका नाम जिरंड होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के तौर पे हुआ। सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बताएंगे। पहले हम एक और एग्जांपल देंगे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का एक पहले साधारण एग्जांपल देखिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। इस साधारण एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे कॉम्प्लीमेंट नहीं जानते हो। ठीक है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? आई एम ए टीचर। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सामान्यतः किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को लिख दिया जाए तो सेंटेंस मीनिंगफुल या सेंसिबल हो जाता है। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। ऑब्जेक्ट के जगह पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कुछ तो निकल रहा है। यू आर लर्निंग, सेंटेंस का कुछ तो मीनिंग निकल रहा है, मीनिंगलेस नहीं हुआ है सेंटेंस। हाँ या ना बोलिएगा। ठीक है जी, लेकिन आई एम सब्जेक्ट और वर्ब रहने के बावजूद अगर हम इस पार्ट को नहीं लिखें तो क्या सेंटेंस मीनिंगफुल होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब रहने के बावजूद जब मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है तो उस इनकम्प्लीट मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो चीज आता है उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया कि कॉम्प्लीमेंट कहते किसको हैं। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट के जगह इन्फिनेटिव का उपयोग करके हम आपको दिखा रहे हैं। मैं जाने वाला हूं, अब क्या बनाते हैं? आई एम टू गो। ठीक है, अब उसी तरह से जैसे पिछले वाक्य में ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, इस सब्जेक्ट वर्ब लिखा होने के बावजूद भी इसका कोई कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ा? जिस चीज का जरूरत पड़ा वो क्या है? 2+v1 है। इसी को हम लोगों ने यहाँ क्या कहा? कॉम्प्लीमेंट कहा। तो अभी हमने आपको कहा था कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बताना चाहेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब इसका यूज करते हैं तो 3 तरीके की बातें होती हैं। इन्फिनेटिव का उपयोग जब हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं तो 3 तरीके की बातें होती हैं। बी के साथ, बी मतलब इजारम वाजवेयर के साथ, बी के साथ 2+v1 आता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। बी के बाद अबाउट रहेगा, उसके बाद 2+v1 होगा, ये भी है। और हैव के साथ 2+v1 आएगा, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट है। 3 तरह की बातें होती। ठीक है, तीनों तरह की बातों में सेंस अलग अलग होता है। हम एग्जांपल देके भी समझाएंगे। समझिए, ये प्लानिंग है। ठीक है, ये इमिनेंट प्लानिंग या एक्शन है, और ये कंपल्सन है। हम ऐसे लिख दिए तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ये लिख दिए ताकि आपका फेयर कॉपी अच्छा हो। जब तक हम उदाहरण देंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं।
तो आइए सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं b प्लस 2 प्लस v1 का। एग्जाम्पल से समझते हैं। b का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही इज टू स्टार्ट अ न्यू बैच। ही इज टू स्टार्ट ए न्यू बैच। ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर अच्छे से कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। किस वर्ब का? बी वर्ब का। तो बोलिए सर ये क्या है? ये जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है टू स्टार्ट, ये भी तो एक वर्ब है ना अपने आप में। तो ये वर्ब है तो ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट ले सकता है कि नहीं? तो इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट है। उसका प्लानिंग है। जैसे इसका हिंदी हम लोग क्या लिखते हैं कि वह एक नया बैच स्टार्ट करने वाला है। वह एक नया बैच स्टार्ट करने वाला है। ठीक है। जब हम बोलते हैं कि वह एक नया बैच स्टार्ट करने वाला है, गौर से समझिएगा, उस कंडीशन में हम कहना चाहते हैं कि ये उसका प्लानिंग है, योजना है। हाँ या ना? अच्छे से देख के बताइए कि प्लानिंग जैसा लग रहा है कि नहीं, प्लानिंग है कि नहीं है। हाँ, ठीक है। आप चाहते तो इसमें टाइम भी जोड़ सकते थे फ्यूचर का, कि ही इज टू स्टार्ट ए न्यू बैच इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है। और प्लानिंग जब आप बताना चाह रहे हैं तो आप गोइंग टू का भी उपयोग कर सकते थे। ही इज गोइंग टू स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है। आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट का ऐड हो चुका है नया वाला बैच में, और उसमें जाइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। आप तो इस बैच में हैं, रहेंगे ही जैसे हैं। उसमें क्यों ऐड किया गया है और क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस मटेरियल बहुत हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और एक बार ऐप में चढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए हम आप लोगों को उसी बैच में ऐड कर दिए हैं। प्रैक्टिस मटेरियल सारा उसी बैच में मिल जाएगा आप लोगों को। बार बार बैच हर बैच के लिए अलग अलग चढ़ाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, और वो टाइम के कमी के कारण आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। हम नहीं चाह रहे हैं कि आपका नुकसान हो। वैलिडिटी वही है, घटेगा नहीं कि 2 बैच में डाल दिए तो वैलिडिटी आपका घट जाएगा। बिल्कुल नहीं घटेगा वैलिडिटी। ठीक है। और बढ़ ही गया, आप नया बैच में गए तो अब से वैलिडिटी उसमें न गिनाएगा। आपको फायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए हिंदी वाक्य में करने वाला है की जगह करने करने को है, ऐसे भी लिखा रह सकता है, तो बात वही होगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा बदल देते हैं, करने करने को है, लेकिन उसके पहले पास्ट का भी तो एक बताते उदाहरण। एक उदाहरण पास्ट का लीजिए, वाज का लीजिए। वह एक नया बैच स्टार्ट करने वाला था। वह एक नया बैच स्टार्ट करने वाला था। ठीक है। आपको नहीं लगता है सुनने से कि योजना था, लेकिन ये तभी बोलते हैं जब योजना फेल हो गया? क्या कहें यार, हम जाने वाले थे लेकिन लॉकडाउन लग गया। वह एक नया बैच स्टार्ट करने वाला था लेकिन अगले ही दिन लॉकडाउन लग गया। मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। प्लानिंग था, पर काम नहीं हुआ, है ना। ही वॉज टू स्टार्ट अ न्यू बैच।
ठीक है। हम आप लोगों को बता दें, जो लोग एकदम अंग्रेजी में भी कमजोर है ना, उन लोगों के लिए भी सीखना आसान है, क्योंकि हमने एकदम सीधा सीधा ट्रांसलेशन मेथड अपना लिया है सिखाने का। एरर भी हम बताएंगे, लेकिन हम चल रहे हैं एकदम ट्रांसलेशन मेथड से, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जाकि बेसिक बेसिक चीज़ें जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो समझें। ट्रांसलेशन मेथड के साथ साथ हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सेंस भी हम फॉलो करवा दें। ठीक है। तो कमांड करने का बेस्ट तरीका है क्लासेस को 3 बार 4 बार रिवीजन मोड में वॉच करना ऐप पे। ठीक है। और जिस प्रैक्टिस के लिए जिस बैच में डाला जा रहा है उसमें प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है। जितना आप पिक करेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट को लेके चलते हैं, बी अबाउट टू। क्या होता है ये? ठीक है। बी अबाउट 2 + V1। ठीक है। बी अबाउट 2 + V1, इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब बहुत आसानी से। मैं जाने ही वाला हूं, जाने ही वाला हूं। ठीक है। या मैं जाने जाने को हूं, मैं जाने जाने को हूं। गौर करेंगे, ये दोनों वाक्य बिल्कुल एक है, लेकिन ये वाला वाक्य लोग ज्यादा उपयोग करते हैं, ये वाला वाक्य कम उपयोग करते हैं। ट्रांसलेशन की किताबों में ये वाक्य देखने को मिलेगा, लाइफ में नहीं मिलेगा। ठीक है। तब इसका अंग्रेजी क्या होता है? आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो। ठीक है। अब आप देखें कि ये टू गो भी कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए है? अबाउट के लिए, इस प्रीपोजिशन के लिए या एडवर्ब के लिए, जो भी कहिए। ठीक है। मतलब ये भी योजना ही है, ऐसा नहीं कि अलग चीज है, ये योजना ही है, प्लानिंग है। लेकिन ये प्लानिंग है निकट भविष्य का एकदम। निकट भविष्य का प्लानिंग है ये। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। यदि हम इसी को पास्ट में ले लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरा देख लेते हैं एक उदाहरण पास्ट में लेके। वह निकलने ही वाला था। क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन और क्या सेंस आता है? निकलने ही वाला था मतलब निकला कि नहीं निकला? प्लानिंग फेल हो गई। प्लानिंग फेल हो गई। ठीक है। ही वॉज अबाउट टू लीव। किसी वजह से बारिश शुरू हो गई, किसी का फोन आ गया, कोई पहुंच गया, नहीं निकल पाया। ठीक है। क्या हम सबको समझा पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला है हैव 2 + V1। हैव का मतलब खाली हैव रहेगा ही नहीं है, प्रेजेंट में हैज हैव रहेगा, पास्ट में जाएंगे तो हैड हो सकता है। हैव +2 + V1।
मतलब है कंपल्सन। कंपल्सन कहा जाता है कि आपको करना है, आप चॉइस नहीं है आपके पास ही। कंपल्सन का मतलब नो चॉइस, है ना। कंपल्सन का मतलब होता है नेसेसरी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा वाला स्थिति आ जाता है, इसी को कंपल्सन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाध्यता। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों को मास्क पहनना है। मतलब मास्क पहनना जरूरी है, कंपल्सन है हमारे साथ ये। हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम नहीं पहनेंगे। अगर नहीं पहनेंगे जबरदस्ती में तो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू वेयर मास्क। ठीक है, आप देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है हैव के बाद, है ना। ये कंपल्सन पास्ट के लिए भी हम लोग बता सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी बता सकते हैं। हिज बाइक was out of order, so he had to walk to the office। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, हैड टू जाना पड़ा, ये कंपल्सन डेली का भी हो सकता था। ही हैड नो बाइक, एक और उदाहरण लिखिए ना। अब ये कंपल्सन तो एक दिन का था कि उसके पास बाइक खराब था तो इसलिए जाना पड़ा, कुछ दिन का था, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, है ना। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना सिचुएशन कि ही हैड नो बाइक, उसके पास बाइक ही नहीं था। बाइक नहीं था तो उसका रूटीन था जाना, कंपल्सन था। सो ही हैड टू वॉक टू द ऑफिस, ये कंपल्सन उसके रूटीन में शामिल था। ये कंपल्सन उसके रूटीन में शामिल था, हाँ या ना बोलेंगे सब लोग। जी, क्लियर होते जा रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। हम्म, हाँ बिल्कुल, तो पहनना है या पहनना पड़ता है, ये दोनों में से जो भी हम लिखें, ठीक है ना। इसका मतलब तो वही है ना कि हमारे लिए पहनना पड़ता है, कंपल्सन है ये, जरूरी है ये, हमारा चॉइस नहीं है इसमें। शब्द जो भी फर्क रहे, सेंस तो वही है ना। ठीक है, तो अब जब हम लोग चूंकि बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को अपना फर्ज बनता है कि हम लोग ट्रांसलेशन में शब्दों को न देख करके उसके सेंस और सिचुएशन को देखें और उसका ट्रांसलेशन करें। ठीक है, हाँ ये पास्ट में चला गया, सही है था। मतलब आप किसी को सलाह दे रहे हैं, जो उसने ऐसा काम के बारे में सलाह दे रहे हैं जो उसने नहीं किया या हम लोगों ने नहीं किया। शुड में पढ़ाए हैं हम आपको, देखिएगा। वी शुड हैव, वेयर का V3 वॉर्न मास्क। जरा सा,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। एक एग्जाम्पल फ्यूचर का भी ले लेते हैं। विल हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग rather physical distancing। ठीक है। जरा सा संजय जी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, कुछ लड़के ऐसा क्यों हैं कि एक दिन गलती होने नहीं यदि दिक्कत हो रहा है तो फिर क्लास के समय ही हमको संपर्क करते हैं, उसके पहले क्यों नहीं? उसके पहले सोए रहते हैं, फिर क्लास का टाइम आता है फिर बोलते हैं दिक्कत हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज होगा ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना बोलिएगा। चलिए, अब हम लोग लेते हैं इसको ऑब्जेक्ट के रूप में। बहुत अच्छा और बहुत आसान है। ठीक है, देखिए, और बहुत मजेदार भी जो हम बताने जा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप एक मिनट रुक जाइएगा। हेलो। उस गुड मॉर्निंग, उसको जैसे इंस्टॉल किया इंस्टॉल करके छोड़ दीजिए, आप फिर ऐप पे जाइए, ऐप से क्लास ज्वाइन कीजिए। उसको खाली रहना चाहिए मोबाइल में बस। तो इसका मतलब है आपने ऐप किसी और ईमेल आईडी से बनाया है और जो गूगल मीट है वो किसी और ईमेल आईडी पर है आपका। ठीक है, सेम ईमेल आईडी पर रखिए दोनों को। ठीक है। अच्छा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक। चलिए, हो गया संजय जी? कोई दिक्कत? आवाज जा रही है मेरी? माइक अनम्यूट कीजिए, माइक वाला जो बटन है उसको टच कर दीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा। यस। हाँ। चूंकि इंटरनेट यदि खराब रहे तो अपना कैमरा ऑफ करके रखिएगा ताकि क्लास अच्छे से हो सके। कैमरा ऑन करना कोई कंपलसरी नहीं है। जी। आ जाइए, एज एन ऑब्जेक्ट पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सामान्य एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, यदि हम बोलते हैं आई लाइक मैंगोज। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा कि आपका आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है, और मैंगोज क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। आई लाइक मैंगोज में आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और मैंगोज ऑब्जेक्ट है ना? उसी तरह हम एक एग्जांपल ऐसे भी तो लिख, इसका हिंदी क्या हुआ, पहले हिंदी लिख लेते हैं इसका। मुझे आम अच्छा लगता है। मुझे आम अच्छा लगता है, या मैं आम पसंद करता हूँ। ठीक है, इसके जगह एक हिंदी वाक्य ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे टहलना अच्छा लगता है।
टहलना अच्छा लगता है। हाँ या ना? तो जैसे देखिए इसमें क्या था, आप गौर से देखेंगे कि जिसको अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट बना, अच्छा लगना वर्ब है, और जो चीज अच्छा लगता है वो ऑब्जेक्ट है। तो जिसको अच्छा लगता है सब्जेक्ट होगा, अच्छा लगना वर्ब है, और जो काम या जो चीज अच्छा लगता है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तब इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? आई लाइक टू वॉक। ठीक है, आई लाइक टू वॉक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है ये, वर्ब है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मान लीजिए कि किसी दिन कोई इशू हो गया, तो आप फिर अगले दिन क्लास का ही मत इंतजार कीजिए, तुरंत क्लास के बाद कॉल कर लीजिए, किसी समय कॉल कर लीजिए, ताकि अगले दिन क्लास में वो इशू ना आपको फेस करना पड़े। जैसे अभी दिव्या है, दिव्या कल भी प्रॉब्लम हुआ था, और वो दिन भर नहीं हमको कॉल किया, हम भी भूल गए कि हम उनको कॉल कर ले, पूछ लें कि क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और आज फिर वो क्लास के समय ही हमको बता रही है कि फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कल से आज तक के बीच में काफी टाइम था, कोई भी समय 10 मिनट के लिए पूछा जा सकता था कि क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्लास तो नहीं छूटता है ना। मुझे टहलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू वॉक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर जहां पर हम लोग इन्फिनिटिव लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट के जगह पर, वहां पर कहीं कहीं पर हम उसके जगह जेरंड लगा सकते हैं। अब हर जगह नहीं लगा सकते इन्फिनिटिव के जगह जेरंड ऑब्जेक्ट के रूप में, कहीं कहीं लगा सकते हैं और कहीं कहीं नहीं भी लगा सकते हैं। ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड इस वर्ब से होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ब है जिसके साथ इन्फिनिटिव भी सही हो जाएगा और जेरंड भी सही हो जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये वर्ब बताएगा। इसके लिए अलग से हम बताएंगे, रुकिए पहले समझिए। अब सवाल होता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट के रूप में हर जगह इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं? नहीं। इसमें बहुत अलर्ट रहने वाली बात है कि कुछ खास वर्ब्स ही ऐसे हैं, सम स्पेशल वर्ब्स ही ऐसे हैं जिनके साथ आप ऑब्जेक्ट के तौर पे इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हो। ठीक है, वी कैन यूज infinitives as an object only with with some certain verbs only, verbs only। अब जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में आएगा कि वो सर्टेन वर्ब्स कौन कौन से हैं जिनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं। क्या कोई भी वर्ब नहीं, इसका एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसका लिस्ट आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पे मिल जाएगा, आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा जरा सा, हम अपने जगह पर से 1 मिनट के लिए उठ रहे हैं, आप लोग क्लास में बने रहिए।
हम आ गए। ठीक है, उन सर्टेन वर्ब्स में से कुछ लिस्ट हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, आप जरूर जानना चाहेंगे, हाँ या ना बोलिएगा। लिस्ट तो दे ही देंगे पीडीएफ, लेकिन अभी भी हम कुछ बता देते हैं। इसमें सबसे पहले है एम, ठीक है, फिर है अग्री, फिर है अपीयर, फिर है अरेंज। ठीक है, इस लिस्ट को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, अभी नहीं, क्लास के बाद जैसे नोट्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। आस्क, अटेम्प्ट, ठीक है, बॉदर, केयर, केयर के बगल में लिख दीजिए नेगेटिव। केयर के बाद हम बात करेंगे, अगला वर्ड है चूज। ठीक है, फिर है क्लेम, फिर है कंसेंट, फिर है डिसाइड, ठीक है, डिक्लाइन, डिमांड, डिटरमाइन, इंडिवर, ठीक है, इंडिवर के बाद है फिर फेल, फॉरगेट, फेल लंबा लिस्ट है, फॉरगेट, ठीक है, फिर है गारंटी, हैपन, ठीक है, हैपन के बाद है हेजिटेट, होप, लर्न, फिर हम दे रहे हैं लॉन्ग। लॉन्ग मने लंबा नहीं, लॉन्ग मने तड़पना या तरसना कोई चीज के लिए। मैनेज, ठीक है, नेग्लेक्ट, इन लिस्ट आपको कभी नहीं याद होगा, प्रयास भी मत कीजिएगा। तो बोलिए सर फायदा क्या हो गया? लिस्ट रहने से आप इसके सहारे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनाते समय आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला वर्ड था। प्लान, प्रिपेयर, जो मेरा लिस्ट है ना लिखा हुआ हाथ से मेरे डायरी में, वो बहुत गंदा लिखा हुआ है और बहुत पुराना हो चुका है, तो पता भी नहीं चलता है। प्रिटेंड, प्रोसीड, प्रॉमिस, प्रूव, रिफ्यूज, प्रॉमिस, प्रूव, रिफ्यूज, ठीक है, रिमेंबर, रिजॉल्व, सीम, रिमेंबर, रिजॉल्व, सीम, स्वेयर, टेंड,
pretend, threaten, trouble, threaten, trouble, try, undertake, undertake, volunteer, वो वांट लिखा था हमने कि नहीं, नहीं पता, विश लिखा था हमने कि नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा सम सर्टेन फ्रेजेस हैं वी यूज infinitive after the following phrases also। ठीक है, जो फ्रेजेस हम बताने जा रहे हैं उनके बाद भी हम लोग इन्फिनेटिव का ही यूज करते हैं। इसमें है पहला कांट अफोर्ड, मेक अप वंस माइंड, इस सब का उदाहरण देके हम बताएंगे सेंटेंस के तौर पे, इसलिए परेशान मत होइए। ठीक है, डू वंस बेस्ट, डू व्हाट वन कैन। ये वन की जगह आई यू जो भी सब्जेक्ट के तौर पे रखना चाहे तो हो सकता है ना। मेक एन एफर्ट या मेक एवरी एफर्ट, मेक नो एफर्ट। ठीक है, अकर टू somebody, इस somebody के जगह मी हिम कुछ भी हो सकता है। सेट आउट, फिर है टेक द ट्रबल, और उसके बाद है टर्न आउट। इतने फ्रेजेस हैं। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो लिस्ट हम लिखवा रहे हैं, ये लिस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि बस आप ये समझ सकते हैं कि इस लिस्ट में से उठा के हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में दे देगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। सेंटेंस के रूप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होगा, लिस्ट में से फालतू कभी नहीं आएगा। वैसे पहले हम लोग इसका रूल सीख लेते हैं, फिर इसका सैंपल प्रॉब्लम भी सीख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों का टाइम लगता है वोकैबुलरी का हो चुका है, हाँ या ना बोलिएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले हम लोग वोकैबुलरी कर ले। अब इसका डिटेल अगले दिन करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि वोकैबुलरी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग 2 पार्ट में कर देते हैं जो जाएगा आपके ऐप पे। ठीक है, वोकैबुलरी का अलग रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं।